अध्याय 11। शापित बच्चा। ये सब बेकार के संदेश मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? रे के पास उन्हें देखने का समय नहीं था, इसलिए उसने उन्हें जल्द से जल्द हटा दिया। अजीब बक्से उसके काम में बाधा बन रहे थे। वह एमी के पास गया, जो जमीन पर लेटी हुई थी, और जांच की कि कहीं कोई खास घाव तो नहीं है। सौभाग्य से ऐसा नहीं लग रहा था कि एमी को कोई गंभीर चोट लगी हो। वह सिर्फ तनाव और सदमे से बेहोश हो गई थी। उसे उठाकर उसने अपनी पीठ पर रख लिया। फिर उसने उस क्षेत्र में अपनी नजर घुमाई और देखा कि गैरी अभी भी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था, और बाकी दो भी। रे को उनकी स्थिति के बारे में ज्यादा यकीन नहीं था। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा कि वह उन सबको वापस नहीं ला सकता। उसकी ताकत केवल एक और व्यक्ति को उठाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ बेहोशी की हालत में अकेला रह गया तो उसे दूसरे छोटे जानवर जरूर खा जाएंगे। जानवर अक्सर अपने से ऊंचे दर्जे के जानवरों का बचा हुआ खाना खा लेते हैं। ये जानते हुए भी वह उन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता था। लेकिन वह जानता था कि उसे चुनाव करना होगा। वह सिर्फ गैरी और एमी को जानता था। उसे नहीं पता था कि बाकी दो लड़के कौन थे, इसलिए उसने गैरी को उठाया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जबकि एमी उसकी पीठ पर धीरे से लेटी हुई थी। जंगल से बाहर निकलने का सफर जंगल में जाने के सफर से ज्यादा दर्दनाक था। हालांकि उसे लगा कि अब उसमें पहले से ज्यादा ताकत है, फिर भी दो लोगों को ले जाना रे के लिए भी एक मुश्किल काम था। उसे पता नहीं था कि वह कितनी देर तक दोनों को अपने साथ लेकर चलता रहा। उसे बस इतना पता था कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी और वह खुद को जगाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती पर लगे घाव का असर उस पर भी पड़ा हो। अंततः वह जंगल के बाहर निकलने में सफल रहा और फिर गांव में प्रवेश किया, जहां उसने किसी को बोलते हुए सुना, यहाँ कुछ बच्चे हैं। ऐसा लगता है कि वे जंगल से आए हैं। वे अवश्य ही लापता बच्चे होंगे। उनके माता पिता को तुरंत बुलाओ। पूरा गांव तुरंत नीचे आया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए रे ने धीरे से एमी और गैरी दोनों को जमीन पर लिटा दिया। कृपया उन्हें जांच लें, अगर वे ठीक हैं। रे ने खड़े होकर उस क्षेत्र से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वह जल्द ही जमीन पर गिर गया। वह इस समय बहुत कमजोर था। वह अपनी तैराकी दृष्टि के बीच केवल आवाजें ही सुन सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिर यहाँ क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं। वह गैरी और एमी को लेकर यहाँ आया था। वे तीनों जंगल की दिशा से आए थे। गैरी और एमी, बॉब और काइल के बारे में क्या? मुझे खेद है, वह केवल इन दो को ही ले जा रहा था। रे इस समय स्पष्ट रूप से कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि जो व्यक्ति उसके पास आ रहा था वह एक महिला थी। उस महिला ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठाते हुए चिल्लाया, बॉब और काइल कहाँ हैं? वह चिल्लाए। रे जवाब देना चाहता था, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। वह अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकता था। अचानक निराश महिला ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो, शापित बच्चे। ये सब तुम्हारा दोष है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे मेरे बच्चे वापस दो। रे को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह महिला अकेले जंगल में जाने से बहुत डरती है, इसलिए वह अपनी कुंठा उस पर निकाल रही थी। अन्य लोग उसकी रक्षा करने के बजाय उस महिला का समर्थन करने लगे। उसे बताओ वे कहाँ हैं? संभवतः वह वही था जिसने उन्हें जंगल में फुसलाया था। शाप सच है। देखो उसके आसपास के लोगों का क्या हुआ। महिला ने रे के चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हर बार जब रे को लगता कि वह बेहोश हो गया है, तो महिला उसे थप्पड़ मारकर जगा देती और पूछती कि उसके बच्चे कहाँ हैं। रे ने अपने दांत पीसते हुए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कहा, वे जंगल में हैं। महिला ने रे का कॉलर पकड़ना बंद कर दिया था और वह जमीन पर गिर पड़ा। तुम केवल गैरी और एमी को ही यहाँ लाए हो, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वह चिल्लाए। अन्य लोगों ने एक बार फिर उसका समर्थन किया। वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वह गैरी और एमी को बचाने में कामयाब रहा, फिर भी उसने बॉब और काइल को क्यों नहीं बचाया? बॉब और काइल तो बच्चे हैं, फिर वे जंगल में इतने गहरे कैसे जीवित रह सकते हैं? रे के इर्द गिर्द हो रही बड़बड़ाहट उसे दुखी कर रही थी। क्या ये लोग भूल गए थे कि वह भी एक बच्चा था? या क्या ये तथ्य कि उसके बाल लाल हो गए थे उन्हें भूल गया था कि वह अभी भी इंसान है? वे पहले से ही सोच रहे हैं कि मैं एक राक्षस हूँ, वे मुझे एक बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रे ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी।
इस समय उसे समझ में आया कि ये मनुष्य उन जानवरों से कहीं अधिक डरावने थे जिनसे वे बहुत डरते थे। वास्तव में वे सच्चे राक्षस थे। महिला ने एक लकड़ी का तख्ता पकड़ा और रे की दिशा में चलने लगी। ये स्पष्ट था कि वह रे के साथ क्या करने वाली थी, लेकिन कोई भी उसे रोकना नहीं चाहता था। रे ने अपने दांत पीस लिए। क्या मैं इसी तरह मरूंगा? लकड़ी के तख्ते से मरना क्या मजाक है? मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे कभी तीसरा मौका मिला तो मैं सब कुछ 10 गुना करके लौटा दूंगा। महिला ने लकड़ी का तख्ता रे के सिर की ओर घुमाया, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। रे ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और पाया कि घुंघराले सुनहरे बालों वाला एक छोटा लड़का रे के सामने खड़ा है। वह युवा लड़का गैरी था। लेकिन इससे पहले कि रे कुछ समझ पाता कि क्या होने वाला है, उसकी थकान ने उसे जकड़ लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अल्पविराम। अभी कुछ क्षण पहले ही गैरी जाग गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जीवित है और उसकी बहन उसके बगल में जमीन पर लेटी हुई है। आखिर वह भेड़िए के हमले से कैसे बच गया? आखिरी बात जो उसे याद थी वह थी भेड़िए के खतरनाक पंजों से मारा जाना। गैरी ने अपने दुखते सिर को पकड़ा और आसपास के इलाके को देखा। वह देख सकता था कि पूरा गांव रे को घेरे हुए है। उसके बगल में उसके माता पिता थे और वह उनसे पूछने के लिए खड़ा हुआ, क्या हो रहा है? मैं जंगल से बाहर कैसे आया? गैरी ने पूछा। जब हमने खबर सुनी तो हम यहाँ दौड़े और देखा कि रे तुम्हें उठाकर ले जा रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह तुम्हें और बाकी लोगों को जंगल में जाने के लिए मजबूर करेगा। गैरी की मां ने चेहरे पर पीड़ा भरी नजर के साथ कहा। वह शापित बच्चा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसके पिता ने गुस्से से कहा। गैरी के माता पिता ने पहले ही दूसरों की बातों को अकाट्य सत्य मान लिया था। उनके लिए यह एकमात्र स्पष्टीकरण था, क्योंकि वे यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके बच्चे इतने मूर्ख हैं कि वे अकेले जंगल में चले जाएं, सिवाय इसके कि उन्हें मजबूर किया गया हो। लेकिन गैरी जानता था कि वे सच्चाई से बहुत दूर नहीं हो सकते। जंगल में जाकर कुछ जानवरों का शिकार करने का विचार उसका था ताकि उसे वास्तविक जीवन की लड़ाई का अनुभव मिल सके। संक्षेप में, गैरी के पास एकमात्र स्पष्टीकरण था कि वे अभी भी जीवित क्यों थे, वह ये था कि रे ने उन्हें मौत से बचाया होगा। ये सिद्धांत तब और पुख्ता हो गया जब उसने देखा कि रे की छाती पर पंजों के निशान थे। जाहिर है कि ये चोटें उस भेड़िए की थी जिससे गैरी ने पहले लड़ाई की थी। लेकिन हर कोई अपने रक्षक पर हमला क्यों कर रहा था? गैरी जल्दी से अपने माता पिता से दूर चला गया और अपनी तलवार निकाली। जैसे ही लकड़ी का तख्ता रे के चेहरे पर लगने वाला था, उसने तलवार घुमाई और लकड़ी के तख्ते के ठीक बीच में एक साफ कट लगा दिया। छर्रे रे के चेहरे से चूक गए और लकड़ी के 2 टुकड़े फर्श पर गिर गए। मैं किसी को भी मुझे और मेरी बहन के उद्धारकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, गैरी ने निर्णायक रूप से घोषणा की। अध्याय 12, ड्रैगन सिस्टम। रे घबरा कर जाग गया। सांस रुकना, पसीना आना। उसे ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो और अभी अभी जिंदा हुआ हो। कम से कम फिर से तो जो कुछ भी हुआ वह एक बुरे सपने जैसा था। यह उस समय से भी बदतर था जब वह अभी भी ड्रैगन था। उस समय कम से कम उसके पास वापस लड़ने की शक्ति थी। उसने पहले कभी इतना असहाय और निराश महसूस नहीं किया था। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाकर उसने चारों ओर देखा कि वह कहाँ है। ऐसा लग रहा था कि उसे उसके कमरे में ले जाया गया है। उसकी छाती और चेहरे पर मोटी पट्टियां बंधी हुई थी। उसकी छाती में अभी भी हल्का दर्द था, लेकिन चेहरे की सूजन काफी कम हो गई थी। जब उसने अपनी तरफ देखा तो पाया कि उसकी माँ उसके बगल में सो गई थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। मनुष्य एक दूसरे के प्रति इतना मधुर होते हुए भी इतना क्रूर कैसे हो सकता है? रे के हाथ की हल्की हरकत से वह जाग गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वे धीरे धीरे पानी में बदल गईं और उसकी पलकों पर आंसू जमा हो गए। रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम आखिरकार जाग गए, स्कारलेट जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कुछ ही क्षण बाद रे के पिता कमरे में आ धमके। तुम जाग गए हो, ऐसी लापरवाही दोबारा मत करना, रे। हमने सोचा था कि तुम कभी नहीं उठोगे, जैक ने कहा। रे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या ये केवल एक दिन की बात नहीं थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? मैं कितनी देर तक सो रहा था? उसने पूछा। तुम अब पूरे 1 हफ्ते से बेहोश हो। तुम्हारी माँ ने मुझे फोन किया और मैं जितनी जल्दी हो सका वापस भागा। जैक ने आह भरी। 1 सप्ताह, ये कैसे संभव था? हालांकि रे को पता था कि वह बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन बेहोशी का 1 सप्ताह बहुत ज्यादा था।
कोई आश्चर्य नहीं कि उसके माता पिता इतने चिंतित थे। रे ने इस विचार को एक तरफ रख दिया और बॉब और काइल के बारे में पूछने का निर्णय लिया। जब उसके माता पिता ने उसका सवाल सुना तो वे दोनों पीले पड़ गए। पता चला कि कुछ दिनों की गहन खोज के बाद भी वे बॉब और काइल को नहीं ढूंढ पाए। अंत में वे केवल यही निष्कर्ष निकाल पाए कि वे मर चुके थे। गांव की महिलाओं ने सारा दोष रे पर मरने का फैसला किया, जबकि उसके माता पिता ने सभी को समझाया था कि जंगल में वास्तव में क्या हुआ था। यहाँ तक कि गैरी ने भी अपनी बात कही और सभी को बताया कि जंगल में जाने का विचार उसका था। दुर्भाग्यवश किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। लाल बालों का कलंक उसके लिए बहुत बड़ा था, जिसका वह प्रतिकार नहीं कर सका। जैक को स्कारलेट को यह समझाने में पूरी ताकत लगानी पड़ी कि वह गांव की इन महिलाओं को पीट पीट कर मार न डाले। बॉब और काइल की मौत के बारे में रे सिर्फ अपना सिर हिला सकता था। वह खुद को दोषी नहीं ठहरा रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसे एक विकल्प चुनने की जरूरत थी और उस समय उसने वही किया जो वह कर सकता था। रे को केवल एमी से जुड़ी कहानियां सुनकर खुशी हुई। उसके माता पिता ने उसे बताया कि एमी को भेड़िए से केवल मामूली चोटें ही आई थी। गैरी ने उसकी रक्षा करने का अच्छा काम किया था। डॉक्टर ने कहा कि वह केवल सदमे से बेहोश हो गई थी। जैक और स्कारलेट ने रे को वह सब कुछ समझाया जो उन्हें जानना जरूरी था, इससे पहले कि वे कमरे से बाहर निकले ताकि वह अपने घावों से ठीक हो सके। इतने लंबे समय तक चिंता में रहने के बाद उन्हें थोड़ी नींद की भी जरूरत थी। अब उन्हें पता चल गया था कि उनका बेटा अब किसी खतरे में नहीं है। वे अंततः आराम कर सके। एक बात थी जो रे को तब से परेशान कर रही थी जब से वह उठा था। उसे याद आया कि उस समय उसके सामने एक पारदर्शी स्टेटस विंडो दिखाई दी थी, लेकिन वह इतना व्यस्त था कि उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। पिछली बार जब उसने पारदर्शी स्थिति विंडो के बारे में सोचा था, तो वह फिर से प्रकट हो गई थी। रे ने मान लिया था कि अगर वह इसके बारे में सोचेगा तो विंडो शायद प्रकट हो जाएगी, और इसलिए उसने ऐसा ही किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका सिद्धांत काम कर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कैसी अजीब व्यवस्था है। क्या हर इंसान के पास ऐसी व्यवस्था होती है? एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः रे के संदेह को कम कर सकता था, वह थी उसकी माँ, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि अगर वह इस तरह की किसी बात के बारे में सुनेगी तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। रे ने बहुत सोचा और फिर फैसला किया कि कौशल को सक्रिय करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसने कौशल को सक्रिय किया और उसकी दृष्टि वायरफ्रेम दृश्य में बदल गई। दीवारें और बिस्तर एक सफेद वायरफ्रेम बन गए थे जो सभी इमारतों के ब्लॉक दिखा रहे थे। रे ने दाहिनी ओर देखा और वह दीवार के पार से अपने माता पिता को देख सका। उनके शरीर से सुनहरी चमक निकल रही थी। ये समझाना मुश्किल था, लेकिन रे अपनी सामान्य दृष्टि से ज्यादा देख सकता था। उसके माता पिता के शरीर की चमक उसे वह सब कुछ बताती थी जो उसे चाहिए था, जैसे कि उनके दिल की धड़कन और उनके शरीर से जुड़ी जानकारी, जैसे कि उनकी मांसपेशी फाइबर। रे को ये दृश्य देखकर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि जब वह ड्रैगन था तब भी उसके पास ऐसा ही कुछ था। ये कौशल निश्चित रूप से उसके लिए उपयोगी था क्योंकि इससे वह बाधाओं को पार कर सकता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई पेड़ के पीछे छिपा हो तो वह उसे एक नज़र से देख सकता था। रे ने कौशल को निष्क्रिय कर दिया और एक बार फिर अपने सामने स्थिति विंडो को देखा। हालांकि कौशल का उपयोग करना उतना थकाऊ नहीं था, फिर भी इससे उसकी आंखें थक गईं। स्टेटस बार पर एक छोटा सा पारदर्शी टैब था जिस पर एक शब्द लिखा था, कौशल। इसे खोलने पर प्रश्नचिन्हों की एक पंक्ति दिखाई दी। केवल एक कौशल को अनलॉक किया गया था, वह था ड्रैगनाइज का आशीर्वाद। सूची में सबसे ऊपर 1/1000 नंबर थे। रे ने जल्दी से अनुमान लगाया कि ये संख्याएं ड्रैगन के रूप में उसके पास मौजूद कौशल की संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि जब वह अभी भी ड्रैगन था तब उसके पास कितने कौशल थे। आखिरकार वह उस समय प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था और वह केवल उन कौशलों का उपयोग करता था जो सुविधाजनक थे। संक्षेप में, रे के विचारों की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था, सिवाय इसके कि अधिक कौशल अनलॉक किए जाएं। लेकिन समस्या ये थी कि कौशल को अनलॉक करने के लिए क्या आवश्यक था। उसे याद आया कि यह कौशल तब अनलॉक हुआ था जब उसने इंटरमीडिएट टियर वाले जानवर भेड़िए को हराया था। क्या शर्त सिर्फ एक जानवर को मारने की थी, या हर बार एक नया अपराजित जानवर होना जरूरी था? अगर ऐसा है, तो क्या ये बहुत आसान नहीं होगा? पूरे महाद्वीप में इतने सारे जीव थे कि शायद कोई भी उन सभी की गिनती नहीं कर सकता था। इन सब के बारे में सोचते हुए रे को याद आया कि उस समय एक दूसरी स्टेटस विंडो भी प्रकट हुई थी। रे को पता नहीं था कि जानवर क्रिस्टल क्या होता है,
तथाकथित बीस्ट क्रिस्टल से संबंधित कोई जानकारी न होने के कारण रे ने इसे फिलहाल अलग रखने का निर्णय लिया। अध्याय 13। आग। आग। रे के सारे घाव भरने में कुछ दिन और लग गए। जब वह ठीक हो गया तो सबसे पहला काम जो उसके पिता ने किया वह था उसे बाहर ट्रेनिंग के लिए ले जाना। रे के पिता जानते थे कि वे अपने बेटे को चम्मच से खाना खिलाते नहीं रह सकते। उन्हें भविष्य में उसे अकेला छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें और उनकी पत्नी को अपना काम करना था। अब तक वे उसे अकेला छोड़ने में ही खुश थे, क्योंकि रे परिपक्व लग रहा था और दूसरों से बेहतर जानता था। लेकिन अब जब ऐसी घटना हुई, तो जैक ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह खुद का बचाव कर सके, इससे पहले कि उसे कोई और काम दिया जाए। इस बार मुकाबला रे के लिए उम्मीद से बेहतर रहा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसने अपनी ड्रैगन आई स्किल को सक्रिय कर दिया। ड्रैगन आंखें सक्रिय। जैक तेजी से उसके पास पहुंचा। जैक के शरीर से निकलती सुनहरी पीली रोशनी ने रे को जैक के इरादों के बारे में काफी जानकारी दे दी। इससे उसे पता चल गया कि जैक का हमला कहां से हो रहा है। सुनहरे पीले रंग का वाईफ्रेम एक आभा के समान काम करता था। इससे उसे इसका लाभ उठाने की अनुमति मिलती थी। आभा हमले के प्रक्षेप पथ से पहले ही हिल जाती थी। इस बार रे जैक के अधिकांश हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा और उसने अपने पिता की लकड़ी की तलवार से उनके शरीर पर वार भी किया। बेशक उसके पिता एक पायदान ऊपर चले गए और हमेशा की तरह वह सीधे हार गए। वाह, इतने कम समय में तुमने इतना सुधार कैसे कर लिया? जैक ने पूछा। मुझे लगता है कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई ने मुझे बेहतर के लिए बदल दिया है, रे ने बेपरवाही से जवाब दिया। जैक मुस्कुराया। उसने अपने बेटे के बालों को सहलाया और कुछ नहीं कहा। मनुष्यों के बीच शब्द अनावश्यक थे, लेकिन सच कहूं तो रे को कुछ हद तक अपराधबोध महसूस हुआ क्योंकि उसने कभी अपने माता पिता को सच नहीं बताया था। उसने उन्हें यह नहीं बताया कि उसने भेड़िए को हरा दिया है। उसने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि वह पेड़ों की आड़ में भेड़िए से बच निकलने में कामयाब रहा। यद्यपि उसके तर्क में बहुत सी खामियां थीं, फिर भी यह एक बच्चे द्वारा मध्यम श्रेणी के भेड़िए को हराने के विचार से अधिक विश्वसनीय था। रे अपने सामान्य स्थान पर प्रशिक्षण के लिए बाहर गया। शहर के बाहरी इलाके में पहाड़ी की चोटी। हालांकि अपने पिता के साथ प्रशिक्षण उपयोगी था, लेकिन उसके पास अपने पिता को लड़ने का अपना नया तरीका दिखाने की कोई योजना नहीं थी। उसके पिता की इच्छा थी कि वह हमेशा तलवारबाज बने, कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं जो अपने हाथों का इस्तेमाल करता हो। इस कारण उसे अभी भी तलवारबाजी का अभ्यास करने की आवश्यकता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह अपने सामान्य अभ्यास स्थल की ओर जा रहा था, तो वह गैरी के पास से गुजरा। उस दिन से गैरी ने उसे धमकाना बंद कर दिया था, लेकिन दूसरी ओर दूसरे बच्चे अपनी बदमाशी में और भी आगे बढ़ गए। दरअसल जब रे अपना काम निपटाते हुए पहाड़ी की चोटी की ओर जा रहा था, तो बच्चों के एक समूह ने पत्थर फेंके और उनमें से एक पत्थर उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगा। वह एक पल के लिए बच्चों को घूरता रहा और वे सब उस पर हंसने लगे। अपना सिर हिलाते हुए रे ने बच्चों की उपेक्षा की। वह अब भी उनके कार्यों को सहन कर सकता था क्योंकि वे बच्चे थे, लेकिन अगर वे वयस्क होते तो यह एक अलग कहानी होती। बॉब और काइल के माता पिता की तरह उनके पास कोई बहाना नहीं होता अगर वे बड़े होने पर भी इस तरह का व्यवहार करते। आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचकर उन्होंने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। कुछ घंटों बाद उन्होंने आराम करने और दृश्य का आनंद लेने का फैसला किया। मुझे लगता है वह अब कभी नहीं आएगी, रे ने खुद से फुसफुसाया। उस दिन के बाद से उसने एमी से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। अफवाहें फैल गई थी कि यह रे ही था जिसने गैरी, एमी, बॉब और काइल को जंगल में जाने के लिए मजबूर किया था। वयस्कों ने किसी कारण से इस पर विश्वास कर लिया, और इन अफवाहों का स्रोत, जाहिर है, बॉब और काइल के माता पिता थे। हालांकि वह एमी को दोस्त नहीं मानता था, फिर भी अकेले रहने से अच्छा था कि कोई साथ हो। अकेले में समय बिताने से अच्छा था कि किसी और से बात करके समय बिताया जाए। जब वह ड्रैगन था, तो जब भी कोई इंसान उसे देखता था, तो वह उसकी हत्या करने की मंशा को महसूस कर सकता था। अब भी एक इंसान के रूप में उसे ऐसा लगता था कि उसने वह क्षमता नहीं खोई है। रे को अब तक देखने वाले सभी लोगों ने उसके लाल बालों के कारण उसके बारे में बुरा सोचा था। दुनिया में केवल 3 लोग ही ऐसे थे जो उसके दिखने के बावजूद उससे नफरत नहीं करते थे। वे थे उसके माता पिता, जैक, स्कारलेट और एमी। रे ने एक गहरी सांस ली और दिन को यही समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता के साथ स्वादिष्ट भोजन किया और फिर एक अच्छी रात की नींद के लिए अपने शयन कक्ष में चला गया। वह अभी भी यह योजना बना रहा था कि वह अंततः दुनिया को कैसे बदलेगा।
आधी रात को रे को कोयले की तेज गंध से नींद खुली। गंध का स्रोत उसे स्पष्ट था क्योंकि वह गंध उसके लिए जानी पहचानी थी। ये गंध आग से आ रही थी। रे की आंखें अचानक खुली। उसने अपनी ड्रैगन आंखें सक्रिय कर ली ताकि वह देख सके कि आग कहां से आ रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि आग सिर्फ उनके घर में लगी थी। आग रसोई से शुरू हुई थी और तेजी से पूरे घर में फैल रही थी। वह तुरंत अपने माता पिता के शयन कक्ष में गया और उन्हें घटना की जानकारी दी। उठो, उठो, आग लगी है, रे चिल्लाया। उसके माता पिता दोनों नींद से जाग गए और जल्दी से स्थिति का आकलन किया। बिना किसी हिचकिचाहट के जैक ने रे और स्कारलेट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर सीधे खिड़की से बाहर कूद गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वे बाहर थे तो लोग शोरगुल के कारण इकट्ठा होने लगे थे। स्कारलेट ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपने आप में कुछ शब्द फुसफुसाने लगी। फिर आग सांप की तरह घूमने लगी। वह घूमने लगी और स्कारलेट जो आग को नियंत्रित कर रही थी, उसने ऊंची आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, फैल जाओ। आग फूट गई और वह अब अस्तित्व में नहीं रही। घर के आसपास इकट्ठा हुए गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। ये तालेन का घर था। क्या आपको नहीं लगता कि यह लड़के का अभिशाप है? अगर हम उससे छुटकारा नहीं पाते तो एक दिन पूरा गांव नष्ट हो सकता है। रे ने लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। ये स्पष्ट था कि यह आग दुर्घटना नहीं थी। आग हाल ही में लगी थी, इसलिए जिस व्यक्ति ने ये सब किया वह अभी भी आसपास ही होगा। तो फिर वे क्यों यहीं रुके हुए थे? ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या वे रे को उसके माता पिता और उनके घर के साथ जलाने में सफल हुए हैं। रे ने अपनी ड्रैगन जैसी आंखें सक्रिय कर लीं और अपने आसपास के क्षेत्र को खंगालना शुरू कर दिया। रात के मध्य में होने के कारण वहां बहुत अधिक लोग नहीं थे। आसपास केवल वे लोग थे जो पूरी तरह से जाग रहे थे और आग को देखकर चक्कर खा रहे थे। इससे उसे अपने संदिग्ध को पहचानना आसान हो गया। जल्द ही उसकी ड्रैगन आंखों ने अंधेरे में इधर उधर भागते हुए एक व्यक्ति को देखा। रे के लिए ये देखना बहुत मुश्किल था कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन थोड़ी देर तक उस व्यक्ति का पीछा करने के बाद उसे तुरंत पता चल गया कि यह सब करने वाला व्यक्ति कौन था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह व्यक्ति बॉब और काइल के परिवार के घरों में घुस गया था। जाहिर है, आग के पीछे अपराधी बॉब और काइल की मां थी। रे अंधेरे में चेहरे पर गंभीर भाव लिए खड़ा था। उसके पास पर्याप्त था। उन्होंने मुझे और मेरे माता पिता को मारने और हमारे घर के साथ साथ हमें भी जलाने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि मुझे अपना बदला अपनी योजना से थोड़ा पहले ही शुरू करना होगा। रे ने हवा में फुसफुसाया। अध्याय 14, ब्लैक फॉरेस्ट। अगले अध्याय 83 तक के अध्याय प्रथम पुरुष में लिखे गए हैं। कहानी का पुनर्लेखन किया जा रहा है, लेकिन कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए प्रथम पुरुष रे टैलेंट के रूप में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र रहें। अगली सुबह आई। मेरे माता पिता घर में हुए नुकसान की मरम्मत में व्यस्त थे। सौभाग्य से मेरी मां ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके आग से छुटकारा पाने के लिए जल्दी से काम किया। इससे मुझे याद आया कि जादुई क्षमताएं कितनी शक्तिशाली और उपयोगी होती हैं। मैं घर की मरम्मत के लिए पहले से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मुझे निर्माण सामग्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा की तरह काम करने दिया। जब मेरे माता पिता व्यस्त थे, तो यह मेरी योजना को क्रियान्वित करने का एक अच्छा समय था। मैंने तय किया कि आज मैं काले जंगल में जाऊंगा। इसे काला जंगल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जंगल में सभी जीव जंतुओं के बाल काले थे। मेरा लक्ष्य कुछ बुनियादी स्तर के जीवों का शिकार करना था, जिन्हें मैं अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कर सकूं। इससे मेरी ट्रेनिंग में भी मदद मिलेगी, इसलिए यह एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। मेरे किसी दूसरे मध्यवर्ती जानवर से टकराने की संभावना बहुत कम थी। अगर मैं इस बार किसी से टकरा भी जाता, तो मैं बस भाग जाता। सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले किसी मध्यवर्ती जानवर को हराया था, इसका मतलब यह नहीं था कि मैं फिर से ऐसा कर सकता हूँ। वहाँ कई अलग अलग तरह के जीव थे और कुछ दूसरे से ज्यादा ताकतवर थे। जंगल में अपनी यात्रा पर निकलने से पहले मैंने अपने साथ एक बाल्टी ले ली। मैंने अपना सामान और बुनियादी तैयारियां भी ले ली, जिसमें मेरा तलवार बैग, पानी और भोजन शामिल था। इसके साथ मैं अपने माता पिता को ये बताकर घर से निकल गया कि मैं पहाड़ी की चोटी पर प्रशिक्षण के लिए जा रहा हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ, मैंने अपनी ड्रैगन आंखें सक्रिय कर ली। मेरा नजरिया बदल गया और मुझे पूरे जंगल में लाल आभा के कई धब्बे दिखाई देने लगे। पीली आभा इंसानों को दर्शाती थी, जबकि लाल आभा जानवरों को दर्शाती थी।
मैंने अपनी तलवार निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया और अपने दांतों से उसके हैंडल को काटने लगा। अपने शिकार का पीछा करने के लिए मैं चारों पैरों पर खड़ा हो गया। मैंने इस रूप को अपना जानवर रूप कहा। मैं उस लाल धब्बे की ओर बढ़ा जो मुझे सबसे नजदीक दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे मैं लाल धब्बे के करीब पहुंचा, मुझे जानवर की आकृति दिखाई देने लगी। यह एक भेड़िया जानवर था। भेड़िए के पास जल्दी से पहुंचा। उसे मेरी ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला। इससे पहले कि वह मुड़ पाता, मैंने ब्लेड से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। एक साफ सुथरे कट ने जानवर को तुरंत मार डाला। मैं जानवरों का शिकार करता रहा और उस इलाके की ओर बढ़ता रहा जहां बॉब और काइल गायब हो गए थे। वे मुख्य रूप से भेड़िए ही थे, लेकिन मैंने एक पागल बंदर को भी देखा। बंदर काले फर से ढका हुआ था और उसके सिर के ऊपर एक सींग निकला हुआ था। भेड़ियों की तुलना में बंदरों का शिकार करना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वे ज्यादा फुर्तीले थे और पेड़ों पर चढ़ सकते थे। बंदरों को मेरी तलवार से बचना बहुत आसान लगता था, चाहे मैं अपने जानवर रूप का उपयोग कर रहा था या नहीं। उनके पास ऊंचे पेड़ों पर तेजी से चढ़ने और छिपने की क्षमता भी थी। मैं अपनी रणनीति बदलने के बाद एक को पकड़ने में कामयाब रहा। भेड़िए के विपरीत, मैंने बंदर के खाने के दौरान उस पर छिपकर हमला करने का फैसला किया। मैं जितना संभव हो सके चुपचाप बंदर के पास गया और आखिरी क्षण में बंदर पर हमला करके उसके पेट में छुरा घोंप दिया। बंदर को हराने के बाद एक संदेश प्रकट हुआ। मैं आश्चर्यचकित था। लगभग 20 प्राणियों को हराने के बाद आखिरकार संदेश सामने आया। इस बार यह एक मध्यवर्ती स्तर के बजाय एक बुनियादी स्तर का क्रिस्टल था। मैंने खोज जारी रखी और लगभग 10 प्राणियों के बाद फिर एक और संदेश दिखाई दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि क्रिस्टल का गिरना यादृच्छिक था। मैं भाग्यशाली रहा होगा कि मुझे मध्यवर्ती स्तर के जानवर से एक क्रिस्टल मिला। मैं आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां बॉब और काइल के शवों को आखिरी बार देखा गया था। अब तक खून के निशान पूरी तरह से गायब हो चुके थे। मैंने ड्रैगन की आंखों को फिर से सक्रिय किया। जैसा कि मैंने सोचा था, भले ही खून के निशान गायब हो गए थे, फिर भी जमीन पर आभा की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं आभा के निशानों का पीछा करता रहा जब तक कि वह अंततः एक छोटी सी गुफा तक नहीं पहुंच गई। मेरी आंखें बता सकती थी कि खाई बहुत गहरी नहीं थी, ये केवल 10 फीट गहरी थी। गुफा के अंदर पीले रंग की आभा की 2 मजबूत रोशनी और एक बहुत छोटी लाल रोशनी थी। वह जानवर जो भी था, वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा था। मैं गुफा में घुसा और फर्श पर 2 शवों को देखा। वे पहचान में नहीं आ रहे थे, उनका सारा मांस पूरी तरह से खा लिया गया था। अगर ये तथ्य न होता कि वे एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, तो मैं यह नहीं बता पाता कि वे वही हैं। मैंने शवों से कपड़े लिए और उन्हें अपने बैग में रख लिया। जब मैं गुफा से बाहर निकलने वाला था, तो मैंने अंदर से एक जानवर की चीख सुनी। यह आभा के छोटे लाल बिंदु से आ रही थी। मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने ये देखने का फैसला किया कि यह क्या है। मैं गुफा के अंदर और भी गहराई में चला गया जब तक कि मैं एक मृतंत तक नहीं पहुंच गया। जब मैंने नीचे देखा तो एक फुटबॉल के आकार का भेड़िया पिल्ला रो रहा था। वह भूखा लग रहा था, जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। उसकी माँ की शायद हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इतना छोटा पिल्ला खुद भोजन की तलाश नहीं कर सकता था। मैं उस पिल्ले के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे सहानुभूति से देखने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि अकेले होने पर कैसा महसूस होता है। अचानक एक संदेश विंडो प्रकट हुई। मैं अभी भी इस सिस्टम का आदी नहीं हुआ था और जो कुछ मैंने देखा उससे मैं हैरान रह गया। ये सिस्टम अजीब था और कई बार ऐसा लगता था कि इसका अपना कोई दिमाग है। ये देखते हुए कि इस बात की पूरी संभावना है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने इसका चयन किया। मुझे उम्मीद थी कि सिस्टम मेरे साथ लाया गया खाना या पानी दिखाएगा। इसके बजाय इसने मुझे केवल क्रिस्टल ही दिए। यह मेरे लिए ये देखने का एक अच्छा मौका था कि क्रिस्टल को अवशोषित करना हानिकारक है या नहीं। मैंने बेसिक टियर क्रिस्टल का चयन किया। भेड़िए के बच्चे के सामने हवा में से एक छोटा काला क्रिस्टल उभरने लगा। बच्चे ने तुरंत क्रिस्टल को चाटना शुरू कर दिया। क्रिस्टल का आकार जल्दी ही छोटा होता गया और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। अध्याय 15 अभिशाप। अगले अध्याय 83 तक के अध्याय प्रथम पुरुष में लिखे गए हैं। कहानी का पुनर्लेखन किया जा रहा है, लेकिन कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए प्रथम पुरुष रे टेलेन के रूप में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र रहें। क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद शावक को अपनी ताकत वापस मिल गई थी। अब वह स्वस्थ दिखने लगा था और उसका आकार भी बड़ा हो गया था।
मेरे लिए 2 संदेश उभर कर आए, उनमें से एक था 5 अंक। 5 अंक से क्या हासिल हुआ, इसका कोई मतलब नहीं था। ये बताने का एकमात्र तरीका कि यह आंकड़ा क्या था, क्रिस्टल को खुद ही अवशोषित करना था। शावक का रूप पहले से बेहतर लग रहा था और वह थोड़ा बड़ा भी हो गया था। क्या इसका मतलब ये था कि अगर मैं क्रिस्टल को सोख लूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? दूसरा संदेश ये था कि शावक को पालतू बना दिया गया है। इसके साथ ही मेरी कौशल सूची में एक नया कौशल जुड़ गया था। मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि कौशल को सक्रिय करके देखूं कि यह क्या कर सकता है। कौशल को सक्रिय करने के बाद अचानक मेरे सामने का शावक चमकने लगा और एक सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया। शावक सफेद रोशनी से बने पिंग पोंग बॉल के आकार में बदल गया था। घूमते हुए आखिरकार मेरे सिर में जा घुसा। शावक गायब हो गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं अभी भी उसे अपने मन में देख और महसूस कर सकता था। मेरे कौशल को देखते हुए डेस्मोंड पालतू कौशल को समन पालतू कौशल में बदल दिया गया। यह क्या था, इसका परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं एक अच्छा अनुमान लगा सकता था। क्रिस्टल लेने के बाद शावक के साथ जो कुछ हुआ था, उसे देखकर मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि मेरे साथ क्या होगा। आखिरकार ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे शावक पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि इससे शावक वास्तव में और अधिक शक्तिशाली हो गया है। इस बार मैंने हाँ का चयन किया था। मेरे हाथों में काला क्रिस्टल दिखाई देने लगा, ठीक वैसे ही जैसे शावक के साथ हुआ था। एक बार जब काला क्रिस्टल बनना समाप्त हो गया, तो यह सफेद रोशनी से घिरा हुआ था। सफेद चमक और भी ज्यादा चमकीली होती गई, जब तक कि यह टूट नहीं गई। दरार के ठीक बाद सफेद रोशनी फीकी पड़ने लगी, जब तक कि क्रिस्टल धूल में नहीं बदल गया। एज बाय पब फ्यूचर, मैं अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का एक उछाल महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मेरी सारी इंद्रियां झंझना उठी। हालांकि मैं शावक की तरह लंबा या मोटा नहीं हुआ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ कि मैंने नई ताकत हासिल कर ली है। मैंने अपनी तलवार निकाली और जितनी तेजी से और जोर से हो सके तलवार घुमाना शुरू कर दिया। मेरी गति में सुधार हुआ, मेरे शरीर में इतना बड़ा सुधार, और वह भी सिर्फ एक क्रिस्टल की मदद से। मैंने मध्यवर्ती क्रिस्टल को अवशोषित करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। यदि मूल क्रिस्टल का इतना प्रभाव था तो मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि मध्यवर्ती क्रिस्टल क्या करता है। मैं इस विचार पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे जो त्रुटि संदेश मिला था उससे मैं थोड़ा निराश था, लेकिन फिर भी मुझे आशा मिली थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैंने अपना सामान उठाया और जंगल से बाहर निकल पड़ा। जब मैं घर वापस आया तो सब कुछ सामान्य था। मेरे पिता ने घर की ज्यादातर मरम्मत पूरी कर ली थी, इसलिए हम घर पर रह सकते थे। मैं सोने चला गया और मेरी माँ ने मुझे गुड नाइट कहने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ घंटों बाद मेरी योजना शुरू करने का समय आ गया। मैं घर के किनारे लगे खलिहान के घर में गया। अंदर मैंने बाल्टी छिपा दी थी जिसे मैं पहले जंगल में अपने साथ ले गया था। बाल्टी और बॉब और काइल के कपड़े लेकर मैं उनकी माँ के घर की ओर चल पड़ा। मैंने आखिरकार अपनी सारी तैयारियां कर ली थीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी ने मुझे ड्रैगन जैसी आंखों से नहीं देखा है। मैंने दरवाजा खटखटाया और एक जगह ढूंढी जहां मैं छिप सकता था। एक मोटी औरत जो लगभग 30 साल की थी, दरवाजा खोलने आई। उसने इधर उधर देखा और पता लगाने की कोशिश की कि इतनी रात में दरवाजा किसने खटखटाया है। इधर उधर देखने पर उसे दरवाजे के सामने फर्श पर एक कपड़ा पड़ा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने तुरंत पहचान लिया था कि यह कपड़ा किसका है। मेरी योजना काम कर रही थी। उसने मेरे द्वारा पहले बनाए गए पदचिह्नों का अनुसरण करना शुरू कर दिया और रास्ते में उसे कपड़ों का एक नया टुकड़ा मिल गया जो उसके बेटों में से एक का था। मैंने अपने खुद के पदचिह्नों का इस्तेमाल किया क्योंकि वे उसके बेटों के आकार के ही थे। वह मेरे द्वारा बिछाए गए कपड़ों और पैरों के निशानों का पीछा करती रही, जब तक कि वह काले जंगल में नहीं पहुंच गई। वह कुछ देर तक बाहर खड़ी होकर इंतजार करती रही। मेरी योजना का यही एक हिस्सा था जिसके बारे में मैं अनिश्चित था। क्या वह ये जानते हुए भी जंगल में जाएगी कि उसका बेटा जीवित हो सकता है? बदला लेने के लिए उसने अब तक मुझसे जो कठोर कदम उठाए थे, उन्हें देखते हुए मुझे यकीन था कि उसके ऐसा करने की पूरी संभावना है। महिलाएं दांत पीसती हुई धीरे धीरे अंदर चली गईं। हर बार वह एक नया कपड़ा उठाती और उसे अपने साथ ले जाती। अब तक वह उनके नाम पुकार रही थी, लेकिन अब जब वह जंगल में थी तो उसे पता था कि उसे बहुत सावधान रहना है। एज बाय पब फ्यूचर, मैं पेड़ों के ऊपर से उसका पीछा कर रहा था,
जब से वह जंगल में घुसी थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। फिर महिलाएं रुक गईं। ये बहुत खतरनाक है, मैं बहुत गहराई में चली गई हूँ, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए, उसने कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मैंने बाल्टी उसके ऊपर गिरा दी। उसमें से एक गहरा काला चिपचिपा तरल पदार्थ निकला, जिसने महिलाओं को सिर से पैर तक भिगो दिया था। बाल्टी जानवरों के खून से भर गई थी। जब मैं उस दिन पहले जंगल में गया था, तो यह न केवल खुद को प्रशिक्षित करने के लिए था, बल्कि बुनियादी स्तर के जानवर का खून पाने के लिए भी था। वे बुनियादी स्तर के जानवर के खून की गंध से आकर्षित थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह एक कमजोर प्राणी है जो घायल हो गया था। अगर मैं उच्च स्तर के जानवर के खून का इस्तेमाल करता तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता, जब तक कि उस क्षेत्र में उससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ न हो। महिलाओं ने जमीन पर पड़ी बाल्टी को देखा। ये किसने किया? वह चिल्लाए। मैं ऊपर के पेड़ से नीचे कूद गया और अपना स्वरूप उसके ठीक सामने खड़ा हुआ दिखाया। तुम्हारी आंख। मुझे पता था कि तुम शापित हो। मैं तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश करके सही थी, उसने घबराहट में कांपते हुए कहा। ड्रैगन की आंखों का उपयोग करके मैं उन सभी जानवरों को देख सकता था जो गंध से आकर्षित हुए थे। मैंने अपने आप को प्रकट करने का एकमात्र कारण ये था कि मैं उसे देखना चाहता था कि उसकी मौत का कारण कौन था। जानवरों का झुंड आ गया था, वे सीधे आगे निकल गए जैसे कि मैं वहां था ही नहीं। अपने सामने शिकार पर कूद पड़े, उसे लड़ने का मौका भी नहीं दिया। अगले दिन पूरे शहर में इस बात को लेकर हंगामा मच गया कि एक ग्रामीण लापता हो गया है। एक नई अफवाह फिर से फैलने लगी कि तालेन परिवार का श्राप सच था। गांव के लोगों ने मुझे धमकाना और गाली देना बंद कर दिया था, कम से कम मेरे सामने तो नहीं। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो लाल ड्रैगन सेन का अभिशाप उन्हें ले लेगा। मुझे यह नई अफवाह पसंद आई। अध्याय 16। भविष्यवाणी। दिन बीतते गए और कुछ भी नया या खास नहीं हुआ। मैं आने वाले शूरवीरों की भर्ती के लिए अपने सामान्य प्रशिक्षण स्थल पर चला जाता, जबकि मेरे माता पिता को खोज के लिए बुलाया जाता रहा। मेरे पिता वर्तमान में एक खोज पर थे जिसमें उन्हें सामान्य से अधिक समय लग रहा था। पूरा 1 महीना बीत चुका था। मुझे उम्मीद थी कि वह किसी भी दिन वापस आएंगे, ताकि मैं उस क्रिस्टल के प्रभाव का परीक्षण कर सकूं जो मैंने अवशोषित किया था। मैं पहाड़ी की चोटी पर अपनी ट्रेनिंग के बाद घर गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने दरवाजा खोला और अपनी माँ के रोने की आवाज सुनी। मैं रसोई की ओर भागा, जहां से उनकी आवाज आ रही थी। मेरी माँ अपना सिर नीचे मेज पर टिकाए हुए थी। माँ, क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने अपना सिर मेज से उठाया और अपने चेहरे पर बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई। ये तुम्हारे पिता हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह मेरे पास आए और मेरी आंखों के स्तर पर घुटनों के बल बैठ गई तथा अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। चलो हम उसे साथ में देखते हैं, मुझे यकीन है कि इससे वह खुश हो जाएगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने बेडरूम में ले जाने लगी। जैसे जैसे हम कमरे के करीब पहुंचते गए, उसकी पकड़ मेरे छोटे हाथ पर और भी मजबूत होती गई। हम बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। अंदर जाने से पहले, मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो रे। मैंने जवाब में सिर हिलाया। तुम्हारे पिता बीमार हैं रे, वह जो कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, लेकिन हमें उनके लिए वहां रहना होगा। उसने धीरे से दरवाजा खोलना शुरू किया। मेरे पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने ये भी नहीं माना कि हम वहां हैं। उनकी त्वचा पीली और सूखी हुई थी, जैसे कि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। उनके बाल झड़ने लगे थे और उनकी आंखें धंसी हुई थी। ये वह मजबूत आदमी नहीं था जिसे मैं पहले जानता था। जब हम अपने पिता के पार्थिव शरीर की ओर बढ़े तो मैंने उनके मुंह से कुछ शब्द सुने। छाया, ये हम सबको मार डालेगी। हम सब मर जाएंगे। छाया, छाया, मेरे पिता ने अपने आप से फुसफुसाया। मैंने जल्दी से अपनी ड्रैगन आई स्किल को सक्रिय किया। उसके शरीर की आभा पीले मजबूत सोने से गहरे भयावह बैंगनी रंग में बदल गई थी। मैंने ये रंग पहले कभी नहीं देखा था। उसे क्या हुआ था? मैंने अपनी माँ की ओर देखा जो मेरे पिता को घूर रही थी। उसे क्या हुआ? चलो बाहर जाकर बात करते हैं। जब हम कमरे से बाहर जा रहे थे तो मेरे पिताजी बार बार वही शब्द दोहराते रहे। हम मेज के पास बैठे थे और मेरी माँ मुझे बता रही थी कि पिताजी को क्या हुआ था। मेरे पिताजी को शैडो प्लेग नामक बीमारी हो गई थी। ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैली हुई थी और इसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने अपनी नवीनतम खोज में प्लेग प्राप्त किया। प्लेग पहले ही आधे महाद्वीप को कवर कर चुका था और उनकी नवीनतम खोज उन्हें सीमा के पास ले गई। मेरे पिता को हमेशा लोगों को ना कहना मुश्किल लगता था, खासकर अगर वे जरूरतमंद हों।
जब मैं दूर था, तब शूरवीर उसे वापस ले आए थे। उन्होंने कहा कि वह अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए संक्रमित हो गया था, एक छोटे से गांव के नागरिकों की रक्षा करते हुए, जो छाया जानवरों द्वारा नष्ट होने वाला था। जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या था। मैंने अपने समय में कभी भी छाया प्लेग या छाया जानवर के बारे में नहीं सुना था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझसे छूट गई थी। मुझे इंसान से ड्रैगन बनने में कितना समय लगा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि आज मैं दुनिया की किस स्थिति में हूँ। मैं बस बदला लेने के अपने लक्ष्य से इतना ग्रस्त था कि यह विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। मेरे परिवार के पास बहुत सी किताबें नहीं थीं और मेरी माँ ने मुझे वह सब बता दिया था जो वह मुझे बताना चाहती थी। जब मैंने उनसे जवाब के लिए दबाव डाला तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैं बाद में पता लगाऊंगा। मैंने अपनी स्टेटस विंडो खोली और कौशल की सूची देखी। ड्रैगन आए और समन पेट के कौशल तो वहां थे, लेकिन नीचे एक आकृति दिख रही थी। यह अभी भी 1/1000 कह रहा था। भले ही मेरे पास पालतू जानवरों को बुलाने का कौशल था। जब मैं ड्रैगन था, तब मेरे पास ये कौशल कभी नहीं था, इसलिए ये केवल मेरे ड्रैगन कौशल से संबंधित हो सकता है। मुझे याद है कि मेरे पास एक ऐसा कौशल था जो सभी स्थितियों को साफ कर देता था। शायद यह मेरे पिता पर भी काम करता। समस्या यह थी कि मुझे अभी भी नहीं पता था कि कौशल कैसे अनलॉक किया जाए। मुझे लगा कि शायद शर्त एक नए प्राणी को हराने की थी, लेकिन पागल बंदर को हराने पर मेरी कौशल सूची में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर भले ही मुझे कौशल अनलॉक करने का तरीका पता चल जाए, मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मैं आगे कौन सा कौशल प्राप्त करूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता अपनी मौजूदा हालत में कितने दिन तक जीवित रह पाएंगे। मेरी माँ को उनकी देखभाल के लिए काम करना बंद करना पड़ेगा। सौभाग्य से उन्होंने थोड़े पैसे बचाए थे जो उनके काम आ सकते थे, लेकिन जब वह पैसे खत्म हो गए तो वे क्या कर सकते थे। मुझे जो जवाब चाहिए थे, उन्हें पाने के लिए रोलांड नाइट अकादमी में दाखिला लेना सबसे अच्छा मौका था। उनकी मदद और ज्ञान से मुझे वे जवाब मिल गए जिनकी मुझे तलाश थी। ब्लैक प्लेग क्या था और मेरी हार के बाद दुनिया में क्या हुआ। शहर में उम्मीदवारों की तलाश में शूरवीरों के आने में 2 सप्ताह बाकी थे। मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा उस अकादमी में प्रवेश की जरूरत थी। मैंने पहले भी अपना परिवार खोया था। मैं फिर से किसी और परिवार को खोने के लिए तैयार नहीं था। देश में कहीं एक गिरजाघर जैसे चर्च हॉल में बुजुर्गों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। वे सभी सफेद वस्त्र पहने हुए थे और कमरे के बीच में एक विशाल चमकती हुई गेंद जैसी वस्तु को घेरे हुए थे। बुजुर्ग लोग चिंतित भाव से एक दूसरे से बात करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये कठिन है। वास्तव में कठिन। हमें लाल बालों वाले लड़के की खोज करनी चाहिए और उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए, क्योंकि इस लड़के के 2 भाग्य हैं। अगर हम असफल हुए, तो वह दुनिया का विनाश लाएगा। अगर हम सफल हुए, तो वह उद्धारकर्ता होगा। बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। हमें शीघ्र ही भूमि को सूचित करना होगा। अध्याय 17। 3 शूरवीर। मेरे पिता की हालत में न तो कोई सुधार हुआ और न ही कोई बुरा, लेकिन जिस स्थिति में मैं था उससे मुझे गुस्सा आया। मेरे पिता ने कई सालों तक अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी और मुझे संदेह है कि जिन लोगों को उन्होंने बचाया, उन्हें उनका नाम भी याद होगा। इतने सालों तक उन्होंने लोगों की रक्षा करते हुए एक साहसी के रूप में काम किया। अब जब उन्हें ही मदद की जरूरत थी, तो उनके अलावा कोई नहीं था। सिर्फ मैं और माँ। ऐसा लग रहा था कि इंसान अपने जीवन में अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करने की जहमत नहीं उठाते। इस विचार ने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया और मेरा ध्यान और भी ज्यादा केंद्रित कर दिया। अब मेरा लक्ष्य एवरियन नाइट परीक्षा पास करना था और आज वह दिन था। एवरियन अकादमी से आए शूरवीरों के कारण गांव में हमेशा की तुलना में अधिक उत्साह था। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था जो साल में केवल एक बार होता था। उन्होंने इस आयोजन को ऐसे मनाया जैसे कि यह कोई त्योहार हो। सड़कों पर सजावट की गई थी और महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थीं ताकि किसी शूरवीर की नजर उन पर पड़ जाए। मैं गांव के चौराहे पर इंतजार कर रहा था। आज बहुत से लोग अपने बच्चों के साथ बाहर थे, अपनी तलवारें लहराते हुए आगामी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उनका बच्चा सफल होगा। मैंने गैरी को अकेले देखा, लेकिन अभी भी एमी का कोई पता नहीं था। अचानक गांव की दक्षिण दिशा से जोरदार जयकारे की आवाजें सुनाई देने लगी। वे यहाँ हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। 3 आदमी शहर में दाखिल हुए थे। हर आदमी अपने अपने घोड़े पर सवार था, अपने विशाल मांसल शरीर के साथ, लोगों को हाथ हिलाकर संबोधित कर रहा था। हर घोड़े पर एक कंबल था जिस पर एवरियन अकादमी का प्रतीक बना हुआ था।
उसके पीछे एक गाड़ी भी थी जिस पर प्रतीक बना हुआ था। ये 3 आदमी ही थे जो मेरी किस्मत का फैसला करने वाले थे। मैं अपनी उंगलियों में उत्तेजना के साथ झुनझुनी महसूस कर सकता था। शूरवीर अपने घोड़े से उतरकर गांव के मध्य में स्थित लकड़ी के स्टैंड की ओर चले गए, जिसका उपयोग अक्सर घोषणाओं के लिए किया जाता था। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि वे तीनों एक दूसरे से थोड़े अलग थे। बीच में सबसे लंबा आदमी खड़ा था। काले बाल, तराशा हुआ चेहरा और शरीर, गर्मजोशी से भरी मुस्कान वाला एक आदमी। वह मुझे मेरे पिता की याद दिलाता था। उसके बगल में बाईं तरफ एक मोटा गोल आदमी था जिसकी दाढ़ी कमर तक पहुंच रही थी। वह अपनी छाती पर कुल्हाड़ी पकड़े हुए था जैसे कि वह उसका प्रेमी हो। अंत में दाईं और आखिरी आदमी, घुंघराले सुनहरे बाल और नीली आंखें। अगर आप सिर्फ उसका चेहरा देखें तो कुछ लोग उसे लड़की समझ सकते हैं। उसका कवच भी बाकी लोगों से अलग था। हालांकि उन सभी के पास प्रभावशाली उपकरण थे, लेकिन उसका कवच चमकीला था। ज्यादातर लोगों को ऐसे उपकरण खरीदने के लिए अपनी जमीन और बच्चे बेचने पड़ते हैं। बीच में बैठा आदमी आगे की ओर आया और अपना भाषण शुरू किया। मैं एवेरियन अकादमी का नाइट विनफोर्ड हूँ। मैं आज अपने साथी नाइट बर्नार्डो और साथी नाइट डेल्बर्ट के साथ यहाँ आया हूँ। उसने शांत स्वर में चिल्लाकर कहा। जब उनके नाम का उल्लेख किया गया तो दोनों शूरवीरों ने भीड़ को प्रणाम किया। नाइट डेल्बर्ट का उल्लेख होने पर कुछ लड़कियां चिल्ला उठी। बीच में बैठा आदमी बोलता रहा। हम आज यहाँ ये जांचने के लिए आए हैं कि क्या आप में से किसी युवा बच्चे में वह योग्यता है जो एक शूरवीर बनने और हमारे प्रतीक को गर्व से धारण करने के लिए आवश्यक है। उस आदमी ने अपनी तलवार निकाली और उसे नीचे जमीन में गाड़ दिया। परीक्षण शुरू हो सकता है। प्रतिक्रिया में लोगों की भीड़ ने जयकारे लगाए। जल्दी ही उनके पीछे वाली गाड़ी से कुछ लोग उतर आए। हर एक के हाथ में लकड़ी के तख्त थे। वे सीधे काम पर लग गए और गांव के बीचों बीच एक मंच बनाने लगे। 30 मिनट बाद मंच बनकर तैयार हो गया। मंच के बीच में एक गुड़िया रखी थी जिसे मैं अच्छी तरह पहचानती थी। यह उसी तरह की गुड़िया थी जो मेरे पिता ने मुझे अभ्यास के लिए दी थी। नाइट बर्नार्डो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए मंच के मध्य में आया। नियम सरल हैं। आपको गुड़िया को युद्ध में हराना होगा। जादू का प्रयोग निषिद्ध है, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। वह चिल्लाया। क्या कोई ऐसा है जो पहला प्रयास करना चाहेगा? उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। बहुत से बच्चों ने ये सोचकर हाथ ऊपर उठा दिया कि यह काम बहुत आसान है। एक गुड़िया क्या कर सकती है? अगर मैंने गुड़िया से पहले लड़ाई नहीं की होती तो शायद मैं भी यही करता। पहला प्रतियोगी मंच पर आया। वह एक युवा लड़का था जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी एथलेटिक था। उसके हाथ में एक मानक तलवार थी जो किसी भी स्थानीय लोहार से खरीदी जा सकती थी। बर्नार्डो गुड़िया के पीछे गया और बस इतना कहा। स्तर 1। गुड़िया सक्रिय होते समय बैंगनी प्रकाश से घिरी हुई थी। परीक्षा शुरू होते ही लड़का दौड़कर अंदर आया और गुड़िया के शरीर पर जोरदार वार किया। लड़के के माता पिता भीड़ में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पहले से ही लग रहा था कि लड़का पास हो गया है। अगले ही पल उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। गुड़िया ने जल्दी से अपनी ढाल को हिलाकर वार को रोका। जवाब में उसने अपनी लकड़ी की तलवार से लड़के के चेहरे पर वार किया। लड़के के मुंह से खून बहने लगा और उसका शरीर फर्श पर गिर गया। उपद्रवी भीड़ शांत हो गई थी। प्रशिक्षक बारी बारी से अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर रहे थे। हर बार असफलता ही हाथ लगी। इस बिंदु पर कोई भी मूल्यांकन पास नहीं कर पाया। जैसे जैसे मेरी बारी नजदीक आ रही थी, मैं मंच के करीब पहुंच गया। मैं नाइट विनफ्रेड और नाइट डेल्बर्ट को एक दूसरे से बात करते हुए सुन सकता था। क्रिस्टल लेने के बाद मेरी इंद्रियां और ध्यान बेहतर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों मेरे बगल में बात कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि इस गांव में आना समय की बर्बादी है, डेल्बर्ट ने शिकायत की। विनफ्रेड ने उत्तर दिया, हमें अपना कर्तव्य उसी प्रकार निभाना चाहिए जैसा कि बड़ों ने कहा है। एक शूरवीर को कुलीन होना चाहिए, न कि किसी निर्जीव गांव का कोई गंदा आम आदमी। विनफ्रेड ने आह भरी। देश संकट में है और हमें भविष्यवाणी में वर्णित लड़के को खोजना होगा। हमने पहले ही 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन कौन जानता है कि लड़का उनमें से है या नहीं। आप ऐसी पागल बातों में विश्वास करते हैं? डेल्बर्ट ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि एक अन्य प्रतियोगी असफल हो गया। विनफ्रेड इस प्रश्न पर चुप रहे। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे, तो एक आश्चर्यजनक बात घटी। एक प्रतियोगी ने आखिरकार परीक्षा पास कर ली थी। मैंने उस लड़के की ओर देखा जिसका हाथ बर्नार्डो ने हवा में उठा रखा था। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था। गैरी ये परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे।
अध्याय 18 पुनर्जन्म। गैरी खुशी से रोने लगा। आखिर उसका सपना तो नाइट बनना था। ये देखकर मुझे याद आया कि आखिर गैरी की उम्र तो सिर्फ 5 साल थी। हालांकि वह अक्सर अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व व्यवहार करता था। गैरी जब स्टेज से उतर रहे थे तो हमारी नजरें एक दूसरे से टकराईं। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुझे अंगूठा दिखाया। मैंने उन्हें पहले कभी इस तरह से पेश आते नहीं देखा था, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। मुझसे पहले कुछ और प्रतियोगियों ने भी ये परीक्षा दी थी, लेकिन उनका परिणाम भी पिछले प्रतियोगियों जैसा ही रहा। गैरी अब तक केवल एक ही व्यक्ति था जो पास हुआ था। अब मंच पर चढ़ने की मेरी बारी थी। जैसे ही मैं गुड़िया के सामने अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ा, गांव वालों ने बातचीत शुरू कर दी। ये वही है, वह शापित लड़का। क्या तुमने सुना कि उसके पिता के साथ क्या हुआ? क्या वह सोचता है कि वह शूरवीर बन सकता है? उनके शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। मैंने अपनी तलवार निकाली और उसे अपने हाथ में थाम लिया। विल्फ्रेड और बानाडो एक दूसरे के बगल में बैठे हुए गांव के प्रतियोगियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि इस गांव से केवल एक ही होगा, बर्नार्डो ने कहा। जैसे ही बर्नार्डो ने ये शब्द कहे, विल्फ्रेड का ध्यान किसी चीज की ओर गया। वह लड़का था जो मंच की ओर आ रहा था। लड़के के बाल लाल हैं। विल्फ्रेड ने अपनी सीट से उछलते हुए कहा। हाँ, और यह 5वां है, बर्नार्डो ने विल्फ्रेड के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करते हुए कहा। डेल्बर्ट अब उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के चक्र में था। वह गांव या आम लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था और कभी भी उन पर ज्यादा संदेह नहीं करता था। जब रे अपने लाल बालों के साथ मंच पर आया था, तो उसने अपनी आंखों के कोने से विल्फ्रेड को बाहर निकलते हुए देखा था। इससे डेल्बर्ट और भी क्रोधित हो गया। वह तथाकथित भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि सभी शूरवीरों को कुलीन पृष्ठभूमि से आना चाहिए, नायक ऐसे गांव से कैसे आ सकता है। रे के हाथ में तलवार थामे खड़े होने से डेल्बर्ट को रे का आत्मविश्वास समझ में आ गया। गुड़िया को सक्रिय करने के बाद डेल्बर्ट ने कुछ छेड़छाड़ करने का फैसला किया। वह गुड़िया के पीछे गया और फुसफुसाया। स्तर 3। अन्य प्रतियोगियों के विपरीत गुड़िया रे की ओर बढ़ने लगी। गुड़िया अपनी लकड़ी की टांगों के साथ पूरी गति से तेजी से आगे बढ़ी। विल्फ्रेड अपनी सीट पर खड़ा हो गया। डेल्बर्ट, वह ऐसा कैसे कर सकता है? डेल्बर्ट ने सोचा कि यदि भविष्यवाणी सच थी और यह व्यक्ति हमारा उद्धारकर्ता होने वाला था, तो फिर इतने महान व्यक्ति के लिए ये कार्य आसान होना चाहिए। गुड़िया रे की ओर तब तक बढ़ती रही जब तक कि वार उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर नहीं आ गया। तभी अचानक एक लकड़ी का सिर फर्श पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। गुड़िया वहीं रुक गई थी। रे ने अपनी तलवार इतनी तेजी से घुमाई थी कि कोई भी उसे देख नहीं पाया। सिर्फ रोलान के 3 शूरवीरों ने ही रे की शानदार गति देखी थी। जब रे के कानों तक उसके पिता की बीमारी की खबर पहुंची, तो आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए रे ने कुछ और बेसिक टियर जानवरों का शिकार करने का फैसला किया। उसने कुछ क्रिस्टल प्राप्त किए थे और अभी उसके अंक 7 की तुलना में 36 तक पहुंच गए थे। रे को ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बिल्कुल नए शरीर पर कब्जा कर लिया हो। परीक्षा पास करने के बाद शूरवीरों ने मुझे और गैरी को अपने परिवारों को अलविदा कहने और अपना सामान पैक करने के लिए कहा था। मुझे पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि एक बार परीक्षा पास करने के बाद तुम तुरंत शुरू कर दोगे। मैं कुछ सामान लेने के लिए घर चला गया। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, क्योंकि मुझे मानवीय चीजों की परवाह नहीं थी। इनमें से कोई भी सामान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। जाने से पहले मैं उस कमरे में गया जहां मेरे पिता रहते थे। मैंने देखा कि वह वहीं लेटा हुआ छायाओं के बारे में वही शब्द दोहरा रहा था। पिताजी, मैंने नाइट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मुझे पता है कि आप शायद मुझे यहाँ नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मैं आपको बेहतर बनाने का एक तरीका ढूंढूंगा। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मेरे पिताजी कुछ सेकंड के लिए बोलना बंद कर दिए। मुझे नहीं पता कि यह मेरी कल्पना थी या नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मेरे पिताजी अभी भी लड़ रहे थे। मैं अपनी माँ को अंतिम विदाई देने के लिए सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। खुशखबरी सुनने के बाद से मेरी माँ के आंसू नहीं रुके थे। वह हमेशा से ही चिंता में डूबी रहती थी। रे, मैं चाहती हूँ कि तुम जाने से पहले इसे अपने साथ ले जाओ। उसने मुझे एक नीला गोलाकार पेंडेंट दिया और उसे मेरे गले में पहना दिया। यह एक पारिवारिक विरासत है। उम्मीद है कि यह आपके लिए भी अच्छी किस्मत लेकर आएगा, जैसा कि मेरे लिए आया था, उसने कहा। अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद मैं शहर के किनारे गाड़ी की ओर चल पड़ा।
मैं आखिरकार इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर खुश था। इस शहर से जुड़ी मेरी बहुत अच्छी यादें नहीं थीं। मेरे परिवार और एमी के साथ जो कुछ भी था, वह अब बुरी यादें बन चुका था। जब मैं शहर के किनारे पहुंचा तो तीनों शूरवीर अपने घोड़ों पर बैठे इंतजार कर रहे थे। गाड़ी के अंदर मैंने देखा कि गैरी पहले से ही गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मैं जल्दी से गाड़ी के पास गया और गैरी से दूर एक सीट लेने के लिए उसमें कूद गया। जब गाड़ी गांव से दूर चली गई तो मैंने आखिरी बार उस दृश्य को देखा। गैरी के साथ गांव से निकले हुए 3 घंटे हो चुके थे और हमने अभी तक एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। खामोशी मुझे मार रही थी। वयस्क होने के नाते मैंने पहले चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। तो एमी को क्या हुआ? मैंने उसे आसपास नहीं देखा। मैंने पूछा। वह रोलांड अकादमी गई थी, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? जादू का स्कूल। मैं खड़ा हुआ और चिल्लाया। हमने जितनी बार भी बात की, उसने ये बताना भूल गई कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। हमारी बातचीत के बीच में ही गाड़ी अचानक रुक गई। अध्याय 19। मुझे खेद है। शूरवीर शिविर बनाने के लिए रुके थे। उन्होंने मकई के खेत के बगल में एक जगह चुनी। गाड़ी के पीछे बैठे मजदूर जल्दी से अपनी सीटों से बाहर निकले और काम पर लग गए। आग का गड्ढा खोदा, तंबू लगाए और रात के लिए बस गए। 2 शिविर बनाए गए थे, एक गाड़ी के पीछे काम करने वाले श्रमिकों के लिए, दूसरा शूरवीरों के लिए जिसमें मैं और गैरी शामिल थे। शूरवीरों ने एक शिविर के चारों ओर एक समूह बनाया। मैं अब गैरी के साथ एक लकड़ी के लॉग पर उसके बगल में बैठा था, फिर भी बात करना मुश्किल हो रहा था। तीनों शूरवीर आपस में झगड़ रहे थे और मजाक कर रहे थे। समस्या नाइट डेल्बर्ट के साथ थी। वह अक्सर मेरी और गैरी की तरफ घूरता रहता था। मैं समझ सकता था कि उसका इरादा अच्छा नहीं था। जब तक मैंने अपनी बात नहीं कही, मुझे इससे परेशानी होने लगी। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो नाइट डेल्बर्ट? मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि मैं अभी एक लड़का हूं जो अभी वयस्क नहीं हुआ हूं, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नाइट डेल्बर्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारे जैसे घमंडी लड़के को अपनी जगह समझनी होगी। वह मेरी ओर आते हुए चिल्लाया। जब मैं उसके हमले को रोकने के लिए तैयार हो रहा था, तो अचानक मैंने खुद को उसके पैर के नीचे फर्श पर पाया। मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे यह क्या हुआ। युवक, हट जाओ, बर्नार्डो ने कहा। क्या तुमने सुना नहीं कि किसान ने मुझसे क्या कहा? हाँ, लेकिन यह मत सोचो कि हमने तुम्हारी नजर भी नहीं देखी। डेल्बर्ट ने अपना पैर मेरी छाती और पीठ से हटा लिया और अन्य 2 शूरवीरों के साथ बैठ गया। मेरा दिल एड्रेनालाइन के कारण जोर से धड़क रहा था जो मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका था। वह बस इतनी जल्दी आगे बढ़ गया था कि मैं उसकी हरकतें नहीं देख पाया। वह अपनी सीट से उतर गया और अगले ही पल उसने मुझे जमीन पर लात मार दी। गैरी ने पूछा, आग की क्या जरूरत है? क्या ये जानवर को हमारी ओर आकर्षित नहीं करेगा? एक ज्ञानी लड़का, विनफ्रेड ने उत्तर दिया। हालांकि यह बात सामान्य जानवरों के लिए सत्य हो सकती है, लेकिन छाया जानवर अलग होते हैं। छाया जानवर, मैंने उत्तर दिया कि मैं इस विषय के बारे में जानने को उत्सुक था, क्योंकि मेरे समय में ऐसी कोई चीज नहीं थी। डेल्बर्ट ने शिकायत करते हुए कहा, बच्चों को शैडो बीस्ट के बारे में भी नहीं पता है। उन्हें किस तरह की परवरिश और शिक्षा मिली है? विल्फ्रेड ने अपनी तलवार निकाली और जमीन पर नक्शा बनाना शुरू कर दिया। छाया प्लेग महाद्वीप के उत्तर से शुरू हुआ। ये तेजी से फैल गया और इसके आसपास के राज्यों पर कब्जा कर लिया। सौभाग्य से एल्यूर राज्य पूर्व में स्थित है और कई वर्षों तक सुरक्षित रहने में कामयाब रहा। एवरियन अकादमी हमारे और छाया प्लेग के बीच की सीमा पर है। हालांकि कई वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हुई है, लेकिन समय समय पर एक आवारा छाया जानवर भटकता रहता है। ये सब कब शुरू हुआ? मैंने पूछा। जब हम रेनी शहर पहुंचेंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। गैरी अचानक लट्ठे से उठ खड़ा हुआ। रेनी टाउन? क्या हम एवरियन सिटी की ओर नहीं जा रहे हैं? डेल्बर्ट हंसने लगा। मूर्ख मत बनो, अपने आप को देखो, तुम दोनों अभी बच्चे हो। तुम्हें अग्रिम मोर्चे पर भेजने से क्या फायदा होगा? अगर युद्ध छिड़ गया तो तुम मांस की ढाल बनकर भी बेकार हो जाओगे। विल्फ्रेड अपने विचार स्पष्ट करने के लिए गया। ये डेल्बर्ट के लिए बोलना बंद करने का संकेत प्रतीत हुआ। रेनी टाउन वह जगह है जहां हम अपने सभी नए रंगरूटों को भेजते हैं। आपको वहां 10 साल तक शिक्षा दी जाएगी जब तक आप 15 साल के नहीं हो जाते। इसका उद्देश्य आपकी शिक्षा और बुनियादी फिटनेस कौशल पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद ही आप एवरियन अकादमी में भाग ले पाएंगे और तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इससे मैं थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने जो कहा था, वह समझ में आया। मैंने तय किया कि मैं इस अवसर का लाभ उठाकर दुनिया के बारे में जानूंगा।
आखिरकार ज्ञान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसी कई चीजें थी जिन्हें मुझे जानना था और शायद इससे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके बाद बातचीत थोड़ी शांत हो गई और फिर बर्नार्डो ने हमें कुछ देर सोने के लिए कहा। मैं गैरी के साथ एक टेंट शेयर कर रहा था। हम दोनों जमीन पर लेटे हुए थे और जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करने वाला था, मैंने गैरी को कुछ कहते हुए सुना। मुझे खेद है, गैरी ने कहा। किस लिए? गांव में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, गाली गलौज, फेंकना, सब कुछ। मैं एक मूर्ख था। हालांकि मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन आप अपने आप को ज्यादा दोष न दें, मैंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। एमी ने मुझसे कहा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर जब तुमने हमें उस दिन बचाया, तो तुम हमें छोड़कर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए शुक्रिया। गैरी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। यह मत भूलो कि तुमने मुझे भी उस लड़की से बचाया था। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हुआ, सिवाय तुम्हारे एकमात्र 5 वर्षीय बच्चे के जो निडर होकर उसके सामने खड़ा था। क्या आप दोनों एक ही उम्र के नहीं हैं? गैरी ने उलझन में कहा। हाँ 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 हाँ, मैंने घबरा कर हंसते हुए कहा। गैरी ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा, यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ज्यादा चिंता मत करो, लाल ड्रैगनसेन का अभिशाप मेरे लिए ये काम कर देगा। गैरी के चेहरे का भाव बदल गया। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं देख सकता था कि वह मेरी बातों से थोड़ा डरा हुआ था। मैंने जवाब में उसे अंगूठा दिखाया और तुरंत सोने चला गया। गैरी ने जो कहा उससे मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना जिद्दी व्यक्ति आकर माफी मांगेगा। बदले में गैरी, तुम मेरी सूची में नहीं होगे, लेकिन मुझे डर है कि हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि मेरा लक्ष्य तुम्हारे लक्ष्य से अलग है। हम दो अलग अलग दुनिया में रह चुके हैं और मैं तुम्हारे जैसे लोगों को आसानी से माफ नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे साथ किया है। एक इंसान के रूप में अपने छोटे से जीवन में मैंने यही सीखा है कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ बदलाव की जरूरत होती है। एक बार जब मैं वर्तमान दुनिया के काम करने के तरीके को समझ लूंगा और पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बन जाऊंगा, यह मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। मैं सिस्टम द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग मजबूत बनने के लिए करूंगा, उन लोगों की रक्षा करने के लिए जिनकी मुझे परवाह है और उन लोगों का वध करने के लिए जो मेरा विरोध करते हैं। अध्याय 20, ड्रैगन प्रेमी। जैसे ही सूरज निकला, हम अपनी यात्रा जारी रखने के लिए निकल पड़े। मौसम धूसर था और हल्की बारिश हो रही थी। किसी कारण से शूरवीरों के बीच तनाव भी धूसर था। बीच बीच में कुछ घुरघुराहट के अलावा एक दूसरे से कोई शब्द नहीं बोले जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, कोहरा छाने लगा और हम सिर्फ कुछ फीट आगे तक ही देख पा रहे थे। मैं दूसरों से पूछना चाहता था कि हम कहाँ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी बात करने के मूड में नहीं था और शूरवीर हाय अलर्ट पर थे। यहाँ कोई जीवन क्यों नहीं है, और कोहरा किस बात का है? मैंने अंततः पूछा। विल्फ्रेड ने कहा, गांव के रास्ते में हमें एक अनुरोध मिला, जिसमें जांच करने के लिए कहा गया था। वहां के एक निवासी ने बताया कि उन्होंने पास में एक छायादार जानवर देखा था। यह कोहरा अजीब है, बर्नार्डो ने अपनी कुल्हाड़ी को पहले से भी अधिक कसकर पकड़ते हुए कहा। संभवतः ये कुछ भी नहीं है, अधिकांश समय यह एक सामान्य श्रेणी का जानवर ही होता है, डेल्बर्ट ने भौहें सिकुड़ी। गैरी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। ऐसा लग रहा था कि भेड़िए से मुठभेड़ ने उसे कुछ आघात पहुंचाया है। ये समझ में आने वाली बात थी क्योंकि गैरी ब्लैक फॉरेस्ट में भेड़िया जानवर के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया था। ये कल्पना करना मुश्किल होगा कि छाया जानवर कैसा होगा। विल्फ्रेड गैरी के चेहरे पर चिंता के भाव देख सकता था और उसने उसे सांत्वना के कुछ शब्द कहे। चिंता मत करो लड़कों, तुम्हारी रक्षा के लिए राज्य के 3 सबसे शक्तिशाली शूरवीर यहाँ मौजूद हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैंने अपनी ड्रैगन आंखों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। हमारे सामने घने कोहरे के कारण हम मुश्किल से देख पा रहे थे कि हम अभी भी सही रास्ते पर हैं या नहीं। इस तरह अगर कोई जानवर हमारे पास आ रहा होता तो मैं समय रहते शूरवीरों को चेतावनी दे सकता था। रास्ता वास्तव में अजीब था। न केवल हमने कोई छाया जानवर नहीं देखा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामान्य जानवर भी आसपास नहीं था। आगे कोहरा छंटने लगा था। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, कोहरे के बीच एक आकृति दिखाई दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह एक महिला थी। सिर से पैर तक हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला, जिसकी पीठ पर एक धनुष था। उसके बाल भूरे थे और वह लगभग 20 साल की थी। जैसे ही महिलाओं ने हमें कोहरे में से आते देखा, वह तुरंत आई और शूरवीरों के सामने अपना सिर झुकाया।
मेरा नाम एन वुडवर्क है। मैं गोनलेस गिल्ड से एक एडवेंचर हूँ। क्या आप तीनों वही शूरवीर हैं जिनसे हमने सहायता मांगी थी? उसने पूछा। विल्फ्रेड अपने घोड़े पर आगे आया। हाँ, हम इस क्षेत्र में एक छाया जानवर के देखे जाने के बारे में यहाँ आए हैं। क्या यहाँ हमेशा कोहरा इतना घना रहता है? ये स्थिति पिछले 2 सप्ताह से है। कोहरे के बीच व्यापारियों को ले जाने वाले कई साहसी लोगों पर हमला किया गया है, और उनमें से कुछ तो कभी वापस ही नहीं लौटे। हम पहले ही अपने 4 गिल्ड सदस्यों को खो चुके हैं। डेल्बर्ट बर्नार्डो की ओर मुड़ा और उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। डेल्बर्ट ने कहा, क्या हम कोहरे से सुरक्षित नहीं निकल आए? बर्नार्डो ने जवाब दिया, शायद जानवर को हमारी उपस्थिति का आभास हो गया है। विल्फ्रेड ने साहसी व्यक्ति से बात करना जारी रखा। वे एक नाइट के लिए शहर में रहने और ये देखने के लिए सहमत हुए थे कि क्या कोई समस्या है जिसे वे हल कर सकते हैं। साहसी व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि वे समस्याओं को हल करने के लिए अधिक समय तक रुके, लेकिन विल्फ्रेड ने जोर देकर कहा कि हमारे पास समय नहीं है। विल्फ्रेड ने कोहरे में रहने वाले जानवर को मारने के लिए एक विशेष क्लास खोज शुरू करने पर सहमति व्यक्त की, और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इसके लिए इनाम रखेगा। एन नाम की महिला सहमत हो गई और हमें निकटतम सराय का रास्ता दिखाया। जैसे ही हम सराय में दाखिल हुए, मैं जो कुछ देख पाया उससे मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं, क्योंकि सराय के चारों ओर ड्रैगन से जुड़ी चीजें थीं। हर कोने में पेंटिंग, आभूषण और मूर्तियां थीं। जब मैं कमरे में इधर उधर देख रहा था तो एन मेरे पास आई। ये बहुत आश्चर्यजनक है न? मालिक ड्रैगन के प्रति जुनून के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्या ड्रैगन वास्तविक हैं? मैंने उससे पूछा। मुझे इसका उत्तर तो पता था, लेकिन इस दुनिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। जैसे ही एन मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाली थी, सराय का मालिक बार के पीछे से आ गया। बेशक वे असली हैं, सराय वाले ने कहा। वह मेरी ओर चलने लगा और बोलता रहा, मेरे परदादा को एक ने बचाया था, और तब से हमारे परिवार ने इस सराय में उनसे संबंधित हर चीज का दस्तावेजीकरण किया है। यह महज एक मिथक है। ड्रैगन्स कौन इस पर विश्वास करेगा? ऐसी कहानी। डेल्बर्ट ने कमरे के कोने से कहा। तो क्या आप रेड ड्रैगन सेन पर विश्वास नहीं करते? मैंने डेल्बर्ट से पूछा। यह महज बच्चों को डराने के लिए एक कहानी है। इससे अधिक किसी ने अब तक एक विशालकाय वाइवरन को नहीं देखा है। यह महज अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां हैं, डेल्बर्ट ने जवाब दिया। ओह, काश मैं उसे गलत साबित कर पाता। अगर मैं ड्रैगन होता तो मैं उसका पीछा करता, और जहां भी वह जाता मैं उसका पीछा करता। मैंने देखा कि लड़का भी ड्रैगन का प्रशंसक है, सराय मालिक ने कहा। तो फिर मैं तुम्हें पूरी कहानी बता दूं। वे कहते हैं कि ड्रैगन सेन एक दुष्ट ड्रैगन था जिसने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा उसे नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ लोग इसके विपरीत कहते हैं। ऐसे लोगों का एक समूह है जो मानते हैं कि ड्रैगन वहां सभी की रक्षा कर रहा था। ऐसा कैसे? मैंने पूछा। हालांकि मैं सच जानता था, फिर भी मैं उस आदमी की बात सुनना चाहता था। मैंने जितनी भी कहानियां इकट्ठी की हैं, उनमें से एक सिद्धांत यह है, जब ड्रैगन इस भूमि पर राज करते थे, तब छाया जानवर अस्तित्व में नहीं था। अब जब छाया जानवर अस्तित्व में है, तो ड्रैगन एक मिथक मात्र हैं। शायद ड्रैगन हमें और भी बड़े खतरे से बचा रहे थे। सराय के मालिक से बात करने के बाद शूरवीरों ने हमारे कमरों का किराया चुकाया और हमने रात को आराम किया। मैं ज्यादा सो नहीं पाया क्योंकि मैं सराय के मालिक द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोच रहा था। हालांकि मुझे पता है कि उसके कुछ शब्द सच नहीं हैं, लेकिन वे समझ में आते हैं। मेरे समय में वास्तव में कोई छाया जानवर नहीं था। ड्रैगन सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। मनुष्यों ने हमें हराने के लिए अपनी विशाल संख्या का इस्तेमाल किया था। दूसरी ओर, ये प्लेग ऐसी चीज है जो मनुष्यों में तेजी से फैलती है और उन्हें आसानी से प्रभावित करती है। ड्रैगन्स के पास कई अलग अलग क्षमताएं थीं और उनमें से एक थी सभी स्थिति प्रभावों से प्रतिरक्षित होना। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करता या नहीं। क्या किसी ने इसकी योजना बनाई थी? हो सकता है कि मनुष्य हमसे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक साधन मात्र हो। मेरे दिमाग में कई विचार और संभावनाएं घूम रही थीं, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर सोने का निर्णय लिया।